टीबी कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 10th का अगला पोएम लेकर, जिसका नाम है मार्था। यह पोएम जो है ना, इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो एक सपनों की दुनिया में खो जाएंगे, क्योंकि इस पोएम को लिखने वाला कोई और नहीं, वाल्टर डी ला मेयर है। और वाल्टर डी ला मेयर को चिल्ड्रेंस पोएट यानी कि बच्चों का कवि कहा जाता है। और वो जितने भी कविताएं लिखते हैं, जितने भी रचनाएं लिखते हैं, उनमें वो एक अलग दुनिया बना देते हैं, ठीक है ना। वो सपनों की दुनिया होती है। तो चलिए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पोएम पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं ऑथर के बारे में, ठीक है ना। अबाउट ऑथर जानेंगे कि मार्था पोएम का जो ऑथर कौन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिटन बाई लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। किसके द्वारा? यही हैं वाल्टर डी ला मेयर, यही हैं वाल्टर डी ला मेयर, ठीक है ना। तो जानते हैं इनके बारे में। वाल्टर डी ला मेयर 1873 to 1956। वाल्टर डी ला मेयर जो हैं, इनका जन्म जो हुआ था 1873 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 को हो गई थी, ठीक है ना। अ मॉडर्न पोएट, जो कि कौन से पोएट है? मॉडर्न पोएट आएगा कि वाल्टर डी ला मेयर जो हैं वो किस प्रकार के पोएट हैं, तो मॉडर्न पोएट हैं, ठीक है ना। वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर पोएट्स, जो कि अब अन्य पोएट से क्या है? बिल्कुल भिन्न है। अन्य पोएट्स मतलब इनके समय का जितने ऑफ हिज एज, वो अपने समय के अन्य कवियों से बिल्कुल ही क्या है? भिन्न है। अनलाइक अदर मॉडर्न पोएट, यानी कि जितने भी और भी मॉडर्न पोएट है, ऐसा नहीं है कि वाल्टर डी ला मेयर सिर्फ ही एक मॉडर्न पोएट है, और भी उनके समय में बहुत सारे पोएट हुए जो कि मॉडर्न पोएट थे। और वो लोग जो कविताएं लिखते थे, जो रचनाएं लिखते थे, उनकी तरह इनकी रचनाएं नहीं होती थी। इनकी रचनाएं का एक अलग ही दुनिया होता था, ठीक है ना। वो इसीलिए यहाँ पे लिखा हो अनलाइक। अनलाइक मतलब ऐसा नहीं समझ जाइएगा कि नापसंद करना। अनलाइक का मतलब होता है कि उसके जैसा नहीं। जैसे कि हम लिखें आई एम लाइक हर, मैं उसकी तरह हूं, मैं उसकी तरह हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ? आई एम लाइक हर, मैं उसकी तरह हूं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि आई एम अनलाइक हर, मैं उसकी तरह नहीं हूं, ठीक है ना। तो अनलाइक अदर पोएट मतलब दूसरे पोएट की तरह बिल्कुल ही नहीं है। सच एज टी.एस. इलियट। अब भाई टी.एस. इलियट कौन है? टी.एस. इलियट भी एक प्रकार के पोएट हैं जो कि मॉडर्न पोएट के श्रेणी में आते हैं। हु डिस्कस प्रॉब्लम, जो कि क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कौन से प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं? हु डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जितने भी पोएट हैं, जैसे कि टी.एस. इलियट हो गए और भी जितने भी पोएट हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं? वो सोसाइटी में चल रहे बुराइयों को रिलेटेड, यहाँ पे क्या लिखा? वो प्रॉब्लम, समस्याएं, रिलेटेड से संबंधित, सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज से संबंधित क्या करते हैं? पोएट्री वगैरह लिखते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण से संबंधित, मतलब कि बाजार घाटे में है, फायदा में है, और क्या सामान का उत्पादन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब वो इस प्रकार के कविताएं लिखा करते हैं। कौन लिखा करते हैं? टी.एस. इलियट लिखा करते हैं। कौन लिखा करते हैं? टी.एस. इलियट ऐसा लिखा करते हैं। लेकिन वाल्टर डी ला मेयर उन कवियों के जैसे नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाल्टर डी ला मेयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम देम। कहता है कि सारे चीजों में, मतलब जितने भी चीजें हैं अन्य कवियों में, उन कवियों के अपेक्षा वाल्टर डी ला मेयर सबसे भिन्न है, ठीक है ना। लाइक अ कंजरर, कंजरर कहने का मतलब जो हो गया कि एक अलग ही दुनिया बनाने वाला व्यक्ति को कंजरर कहा जाता है, ठीक है ना। लाइक अ कंजरर मतलब एक मैजिशियन, एक जादूगर की तरह, ठीक है ना। ही क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री वेयर एक्सपीरियंस इज लाइक अ ड्रीम लाइक अ रियलिटी। और वो एक जब पोएम लिखते हैं, वो रचनाएं लिखते हैं, तो उन रचनाओं में एक अलग सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, एक अलग सा माहौल क्रिएट कर देते हैं, और उस माहौल में लोग क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं, ठीक है ना।
और एक रहस्यमयी दुनिया, जिसको कह सकते हैं रहस्यमयी दुनिया, ठीक है ना। अमंग हिज पोम्स द लिसनर्स, देखिए उनकी कुछ कविताएं का नाम इस प्रकार से है, जिसको मैं येलो कलर से क्या कर रहा हूँ, रंग रहा हूँ, ठीक है ना। द लिसनर, जो कि लिसनर है, द स्केयर क्रो, और फिर अल्बानिया आर वर्थ मेंशनिंग, मतलब कि इनके जो कविताएं हैं, इनके रचनाएं हैं, उनमें से कुछ कविताओं का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, वॉल्टेयर डे ला मेयर के बारे में जान लेते हैं कि वॉल्टेयर डे ला मेयर जो है, इनका जन्म जो हुआ था 1873 में हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और ये मॉडर्न पोएट है, और अन्य पोएट की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी पे नहीं लिखते हैं। ये इनकी एक रचनाएं, जितने भी रचनाएं हैं, उनमें इनका एक अलग सा एहसास होता है, अलग सा दुनिया होता है, चूंकि इन्हें बच्चों का कवि कहा जाता है, और जितने भी कविताएं लिखते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के लिए लिखा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, ठीक है ना। वंस वंस अपॉन अ टाइम, जैसा कि आप सभी घर पे कहानियां पढ़ते होंगे, या फिर आपकी दादी, आपकी नानी, या फिर आपके भाई बहन कोई भी कहानी सुनाते होंगे, तो क्या बोलते होंगे, वंस वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है, ठीक है ना, एक समय की बात है। तो वही जो है ना, एक समय की बात है, वो मतलब जो पोएट जो है, आप सीधे समझिए कि पोएट जो है बचपना में है, मतलब बचपन अवस्था में है। पोएट बहुत छोटे अवस्था में है, और वो छोटे अवस्था में एक लड़की जिसका नाम मार्था हुआ करता है, जिसका नाम क्या हुआ करता है, मार्था, उसके पास कहानियां सुनने के लिए जाया करते हैं, और वो कहानियां पहाड़ के घाटियों में सुनाया करती है, ठीक है ना, मार्था, ठीक है। और वो अपने बचपन में जब कहानियां सुनते हैं अब और सारे बच्चों के साथ मिलकर, तो वो कहानियां जो है, वो मार्था जो हुआ करती है, वो कहाँ से शुरू करती है, वो हमेशा शुरू करती है वंस वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है, ठीक है ना। तो वही अपना बचपना, यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्ट जो है छूट गया है, ठीक है ना। देखिए मतलब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब यदि कोई स्पीकर अपना बात खुद से कह देता है तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और वही क्या कह रहे हैं, अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए कहते हैं, कौन, वॉल्टेयर डे ला मेयर कहते हैं कि वंस वंस अपॉन अ टाइम, मतलब ऐसा वो कहा करती थी। कौन कहा करती थी, वो ये कहा करती थी, इसका क्या नाम है, मार्था कहा करती थी, है ना। आपको भी रिपीट करते चलना है, वंस वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है, ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार वो ऐसा ही करती थी, ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब वो बार बार ऐसा ही करती थी। वो अपनी कहानियां कहां से शुरू करती थी, वंस वंस अपॉन अ टाइम से, ठीक है ना। Martha would tell us her stories in the Hazel Glen, और मार्था अपनी कहानियां सुनाया करती थी पहाड़ी वादियों के बीच। यहाँ पे हेजल ग्लेन का मतलब क्या होता है, हेजल ग्लेन मतलब पहाड़ी घाटियां, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, पहाड़ी घाटियों के बीच वो बैठ कर क्या करती थी, मार्था बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। आपके घर में भी कोई कहानियां सुनाने वाले होंगे, है ना, जिसको आप रोज कहते होंगे नानी कहानी सुनाओ ना, या मामा जी कहानी सुनाइए ना, तो वो जो है ना, वो किससे कहानी सुना करती, वो जो पोएट है वॉल्टेयर डे ला मेयर जो है, वो मार्था से कहानियां सुना करते हैं। और मार्था क्या करती थी, वंस वंस अपॉन अ टाइम से कहानियां शुरू करती थी, और ओवर एंड ओवर अगेन वो लगातार वहीं से कहानी क्या करती थी, बार बार जब भी कहानी शुरू करती थी तो वहीं से रिपीट करती थी, ठीक है ना। आगे, हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आईज, और उसकी आंखें कैसी थी, उसकी आंखें भूरी थी, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये भूरी आंखों वाली लड़की मार्था भी सिर्फ इसी की जैसी लड़की थी, जिसकी आंखें, दोनों आंखें कैसी थी, भूरी थी, ठीक है ना। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आईज, उसकी चमकीली और भूरी आंखें, यू वॉच and the story seems told by their beautifulness twinkle as dreams, और वो इतनी सुंदरता से कहानियां सुनाया करती थी, इतने अलग अंदाज में जब कहानियां सुनाया करती थी कि वो मानो एक सपनों की दुनिया
तैयार कर देती थी, सपनों की दुनिया क्या कर देती थी, बना डालती थी। और उसमें वो अपनी सुंदर और चमकीली भूरी आंखें लिए हुई लड़की जो कि मार्था है, वो कहानियां सुनाया करती है। ठीक है ना। अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी और ऐसे करके डी लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ना है, सी और ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है उड, सी उड। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, सी वुड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स। जैसा कि मैंने बताया था, इसको आप क्या पढ़े, इस शॉर्ट फॉर्म है, सी वुड का शॉर्ट फॉर्म ऐसे है। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ, सी वुड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स। वो अपने दोनों हाथों को क्या करती थी, मोड़कर, क्लैप्स, क्लैप्स मतलब होता है मोड़कर, राउंड गोल मोड़कर, हर बेंडेड नीज, वो अपने घुटने और अपने हाथों को गोल मोड़कर वो क्या करती थी, इस प्रकार से वो बैठ जाया करती थी जैसा कि यह लड़की बैठी हुई है ना। तो क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा क्लैप्स राउंड हर, कहता है बेंडेड नीज, वो अपने घुटने को टेक कर उस पे अपने हाथों को मोड़कर वो बैठ जाया करती थी। और ऐसे बैठकर क्या किया करती थी, हम लोगों को यानी कि बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। वाइल वी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वाइल वी, बी मतलब बच्चे लोगों की बात कर रहा है। वाइल बी on our elbows lolled and कहता है stared at ease। और मैं क्या करता था कि मैं भी ऐसे क्या करता था, अपने हाथों को क्या करता था, ऐसे टेक कर, गाल पे हाथ को रख कर, मतलब मैं भी अपने हाथों को ऐसे मोड़ कर क्या हो जाता था, बैठ जाता था। और उसे क्या करते रहता था, घूरते रहता था, उसे देखते रहता था, स्टेयर मतलब निहारते रहता था, है ना, मतलब टुकुर टुकुर टकटकी लगाकर। उसकी कहानियां इतनी ज्यादा मनमोहक हुआ करती थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी कि हम लोग उसमें खो जाया करते थे और टकटकी लगाकर ऐसे क्या करते रहते थे, देखते रहते थे, किसे, मार्था को। ठीक है ना। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, उसकी आवाज, हर वॉइस उसकी आवाज, एंड हर नैरो चिन और उसके छोटे ठुड्डी। देखिए यहीं पे इसका नैरो चिन, चिन इसी को कहा जाता है कि वो मार्था का जो चिन था वो कैसा था, नैरो था। ठीक है ना, नैरो, उसकी वॉइस और उसके नैरो चिन, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड और उसके छोटे से गोल मटोल उसका सिर जो था बहुत ही प्यारा लगता था, लवली हेड। seemed her half the meaning of words she said। और वो अपने कहानियों के जरिए से जो शब्द कहा करती थी, उन शब्दों का आधा मतलब ना उसकी सुंदरता, उसके सुंदर छोटी सी ठुड्डी और उसके सुंदर चेहरे बता दिया करते थे, मतलब शब्दों का अर्थ बयां कर देती थी। कौन, उसके सुंदर खूबसूरत सा चेहरा। ठीक है ना। वो मार्था इतने प्यार से बैठकर कहानियां सुनाया करती थी कि ऐसा लगता था, मानो ऐसा लगता था मैं उसमें खो गया हूं, मतलब जितने भी बच्चे हैं उसमें खो गया हूं। ठीक है ना। once upon a time, मतलब फिर से एक बार कहानी वो स्टार्ट कर रही है। वो क्या कह रही है, once upon a time, मतलब एक बार की बात है। like a dream, सपनों की तरह, you dream in the night, वही सपने जो तुम रात में देखा करते हो। fairies and glooms stole out in the leaf green light, परियां और बौने, जो कि आप सपने में देखते हैं, परियां और बौने को। बौने किसे कहा जाता है, जैसे कि आपने बालवीर देखा होगा, तो बालवीर में क्या होता है, रानी परी होती है, भयंकर परी होती है, गाल परी होती है, बहुत सारी परियां होती है। उसमें आपने एक चीज और देखा होगा, डूबा डूबा 1, डूबा डूबा 2, तो वो जो डूबा डूबा है ना, वही है बौने। ठीक है ना। तो परियां और बौने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ लाइक अ ड्रीम, सपनों की तरह, यू ड्रीम इन द नाइट, जो सपने आप रात में देखते हैं, फेरीज परियों को, एंड ग्लूम्स, ग्लूम्स मतलब बौनों को, स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट, और वो ऐसा मान लीजिए कि वो जो है आप सपने देख रहे हों और उस सपनों में परियां और बौने क्या हो रहे हैं, चांदनी रात में पत्तियों के चमक में वो क्या हो रहे हों कि वहां पे उतर रहे हो। कौन, परियां और बौने। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है
ग्लूम्स स्टोल आउट द लीफ ग्रीन लाइट, पत्तियों के हरे प्रकाश में, ठीक है ना। नेक्स्ट, एंड हर ब्यूटी फार अवे, उसकी सुंदरता धीरे धीरे क्या होते जा रही है, खत्म होते जा रही है, उससे दूर होते जा रही है। वुड फेड, और फेड मतलब होता है आगे बढ़कर खत्म होना। कोई चीज जब अपने उम्र सीमा मतलब अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है तो उसको कहा जाता है फेड। फेड एज हर वॉइस रैन ऑन, और जैसे जैसे उसके उम्र ढल रहे हैं, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, उसकी आवाज, उसका चेहरा, धीरे धीरे उसकी खूबसूरती ढल रही है। टिल हेजल एंड समर सन एंड ऑल वेयर गोन, और सारी चीजें क्या होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। सारी चीजें क्या होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। कब, जब देखिए हम बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, मतलब ऐसा कौन कह रहा है, वाल्टेयर डेलामेयर। और फिर वो जब मार्था जो है अपने उम्र में बड़ी होते जा रही है, अब इन सब चीजों से वो दूर होते जा रही है, उसका वॉइस भी मानो क्या होते जा रहा है, फेड होते जा रहा है। मतलब आगे बढ़कर, जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना, आपसे कोई कुछ दूरी पे बैठा हुआ है, तो हमारा आवाज जो है पास वाले के पास ज्यादा जाएगा, और जो ज्यादा दूर में है वहां कम जाएगा, तो उसी को कहते हैं फेड होना, ठीक है ना। ऑल फोरडॉन एंड फॉरगॉट, फोरडॉन मतलब होता है खत्म हो जाना, मानो ऐसा कि सारी चीजें खत्म हो चुकी है। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, और ऐसा मानो कि वो बादल के रूप में बहुत गहरे आसमान में जाकर क्या होते जा रहा है, ढलते जा रहा है। आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एन एज गोन बाय, जैसे जैसे उम्र ढल रहा है, उसकी आवाजें, उसकी सुंदरता और उसकी कहानियां सब क्या होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। तो दोस्तों यही था हमारा पोएम वाल्टेयर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया, और आशा करते हैं आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। क्यों? क्योंकि यह बच्चों के पोएट हैं, और ये इन्होंने जो पोम्स लिखे हैं, इस पोएम में कितने अच्छे से उस चीज का वर्णन किया है, शायद आप एक अलग ही दुनिया में चले गए होंगे जब यह पोम पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं कल।